नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आज फिर एक नई कक्षा लेकर आया हूँ आपके सामने। देखिए, पिछली वीडियो से हम पढ़ते आ रहे हैं भारतीय संविधान में, और संविधान में भाग 5 में हमने जो पढ़ा है वो राष्ट्रपति के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने पहले कहा था बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, और आज जो हम पढ़ेंगे, हमने पिछले जो वीडियो था उसमें पढ़ा था राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो पढ़ लिए, 52 से लेकर 60 तक, है ना दोस्तों। 2 अनुच्छेद रह गए, 61 और 62। देखिए, अब आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पढ़ेंगे। दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, और इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। महाभियोग में से एक प्रश्न आता ही आता है, वो सिंपल सा प्रश्न आता है, परंतु अगर आपको महाभियोग की प्रक्रिया पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो उस प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 61, अनुच्छेद नंबर 61 में प्रयोग जो किया गया है, यह नाम है वो है महाभियोग का। दोस्तों, किसका नाम है? महाभियोग। पहले तो दोस्तों ये महाभियोग होता क्या है? तो महाभियोग एक प्रक्रिया है। आप इसको ये कह सकते हो कि राष्ट्रपति को, क्या कह सकते हो? राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की पद से हटाने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है दोस्तों? महाभियोग कहलाती है ना। ध्यान रखिएगा कि 2 चीज पूछे जाते हैं इसमें। प्रश्न किस प्रकार आएंगे कि महाभियोग क्या है? तो दोस्तों, महाभियोग क्या है? तो महाभियोग है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। या महाभियोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 61। या सीधा सीधा आएगा, अनुच्छेद 61 में किसका प्रयोग किया गया है? महाभियोग। ये जो महाभियोग प्रक्रिया ली गई है दोस्तों, ये लिए हमने अमेरिका से। महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से हमने हमारे भारत के संविधान में क्या शामिल किया गया है? महाभियोग। महाभियोग के लिए अभी पिछली बार जो प्रश्न आया कि ये महाभियोग जो है, महाभियोग क्या है, तो कौन सी प्रक्रिया है? तो महाभियोग एक यह, इसको क्या लिखोगे आप? यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों, यह जो प्रश्न आया आपके, ये प्रश्न आया पटवारी के अंदर। क्या है? पटवारी के अंदर मेंस में, शायद प्रीलिम्स में था या मेंस में था, ये प्रश्न था कि महाभियोग प्रक्रिया होती है न्यायिक या अर्धन्यायिक, 2 ऑप्शन और थे। तो दोस्तों, आपको इसको अर्धन्यायिक कहना है। अर्धन्यायिक का मतलब यह है कि यदि इस प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए तो क्या होगा कि वह व्यक्ति जो कोर्ट में नहीं जा सकता, वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता कि मुझे क्यों हटा दिया गया ना। तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया हुई। क्या कहलाएगी? अर्धन्यायिक। न्यायिक में प्रक्रिया में नहीं आती है ना। यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया 3 चरणों से होकर गुजरती है। क्या कहेंगे आप? यह प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है। 3 चरण का मतलब इसमें एक तो होता है प्रथम चरण, एक होता है द्वितीय चरण, और एक होता है तीसरा चरण। इन्हें कहते क्या है? प्रथम चरण में क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है। और द्वितीय चरण में क्या होता है दोस्तों? द्वितीय चरण में प्रस्ताव पारित किया जाता है। और अगर द्वितीय चरण में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दूसरे चरण में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो तीसरे चरण को बोलते हैं महाभियोग। मतलब उसको राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाता है। मतलब राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, वो कितने चरणों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, 3 चरणों से होकर गुजरती है। प्रथम चरण में प्रस्ताव रखा जाता है, द्वितीय चरण में प्रस्ताव पारित किया जाता है, और तीसरे चरण के अंदर क्या होता है? महाभियोग की प्रक्रिया मान ली जाती है। मतलब राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाता है। अब दोस्तों, अब हम आगे इसमें ये पढ़ेंगे कि यह जो ये प्रक्रिया है ये किस प्रकार चलती है, किस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उससे पहले आप इतना सा ध्यान रखें कि संविधान के भाग नंबर 5 में संघीय सरकार पढ़ रहे हैं, जिनका अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक पढ़ना है। हम पहुंच गए हैं अनुच्छेद नंबर 61 तक।
संघीय सरकार में एक व्यक्ति होता है, इसका नाम है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, हम आज पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं महाभियोग। और ये जो महाभियोग है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 61 में महाभियोग, ये महाभियोग प्रक्रिया हमने कहां से ली है? तो ये अमेरिका से ली है। और अमेरिका से ये महाभियोग प्रक्रिया ली है। क्या ये कैसी न्यायिक प्रक्रिया है? तो दोस्तों ये न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो 3 चरणों से होकर गुजरती है। प्रथम चरण को हम प्रस्ताव कहते हैं, द्वितीय चरण को प्रस्ताव पारित और तृतीय चरण को महाभियोग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूं। देख लिया होगा आपने। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर ही अपन बात कर रहे हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 61 ही पढ़ रहे हैं। अभी हम प्रक्रिया की बात करेंगे कि यह जो प्रक्रिया है पूर्ण किस प्रकार से होती है। देखिए दोस्तों, यहां देखिए प्रथम चरण, क्या है? प्रथम चरण। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रथम चरण में क्या होता है कि संसद में क्या है? 2 सदन है, लोकसभा या राज्यसभा ना। तो संसद का कोई भी सदन क्या है? संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन द्वारा 1/4 सदस्य, संसद के किसी भी सदन द्वारा 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव 14 दिन द्वारा प्रस्ताव पारित कर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? संसद का मतलब हो गया दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा। तो पहला प्रश्न तो ये कि महाभियोग प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? संसद में। या प्रश्न है महाभियोग प्रक्रिया संसद के कौन से सदन में प्रारंभ होती है? तो किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, क्योंकि या संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और एक क्या है? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। तो यह प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी पारित की जा सकती है पहले। तो जिस सदन में, जैसे मान लीजिए राज्यसभा में पहले प्रारंभ की जा रही है, तो पहले राज्यसभा प्रारंभ की जा रही है, तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, और वो प्रस्ताव लाकर सूचना देनी होती है राष्ट्रपति को। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। तो प्रश्न क्या आएगा? राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना कितने दिन पूर्व देनी होती है? 14 दिन पहले। और प्रस्ताव कितने सदस्यों द्वारा लाया जाता है? तो प्रस्ताव लाया जाता है 1/4 सदस्यों का। ठीक है, ये प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव फिर क्या होगा? दूसरे सदन में, जैसे राज्यसभा में लाया गया, अब इस सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में क्या होता है? दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य। अगर 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है दूसरे सदन में, कैसे? पहले लोकसभा में 1/4 सदस्यों द्वारा लोकसभा में लाया गया, और फिर 2 इसमें भी, किसी में पहले वाले में भी है, उसी में सदन के अंदर पारित होना चाहिए। पहले इसी में है ना, मैंने यहाँ दूसरा सदन लिख दिया है दोस्तों। यहाँ क्या होता है, वापस इसको समझिएगा। प्रथम चरण है संसद के किसी भी सदन द्वारा 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाकर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। प्रस्ताव कोई भी सदन ला सकता है। राज्यसभा पहले लेके आई है ना, कितने सदस्यों द्वारा? 1/4 सदस्यों द्वारा लाई है। और इसी सदन में फिर वापस क्या होना चाहिए? इसी सदन में, आप इसमें जगह क्या लिखोगे? इसी सदन में 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। तो अभी ये मैटर कहां चला? राज्यसभा में। हो गया कंप्लीट। फिर क्या होता है? द्वितीय चरण, दूसरा चरण। दूसरे चरण का मतलब तात्पर्य है कि दोनों सदनों में, मतलब ये कि ये प्रक्रिया क्या की जाएगी? दूसरे चरण में की जाएगी, है ना भाई। पहले ये लेके आया, अब ये का ये वहां भेजेगा, किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में भी क्या होता है? 1/4 सदस्य से क्या हो जाना चाहिए? पारित होना चाहिए, प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, और 2/3 सदस्य से क्या होना चाहिए? लोकसभा पारित हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि दोनों सदनों में
दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाए। अगर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए तो इसको प्रस्ताव को दूसरे सदन में क्या किया जाता है, द्वितीय चरण में क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। और तीसरा चरण जो कहलाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, महाभियोग कहलाता है। क्या कहलाता है, महाभियोग। मतलब अगर यहाँ 2/3 बहुमत से ये पारित हो गया तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अपने पद से छुटा हुआ माना जाएगा। तो दोस्तों आपके बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो दोबारा बात करते हैं। अनुच्छेद 61 में किसका प्रयोग है, महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। और ये एक क्या है दोस्तों, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या कहलाएगी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, और कहाँ से ली गई, अमेरिका से। पहला चरण दोस्तों, प्रथम चरण के अंदर क्या किया जाता है, प्रत्येक चरण के अंदर संसद के किसी भी सदन, अच्छा महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है, तो महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम पहले महाभियोग राज्यसभा में लाते हैं मान लीजिए, तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा क्या किया जाएगा कि ये प्रस्ताव रखा जाएगा, और ये प्रस्ताव रख के राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व सूचित कर दिया गया। फिर यह प्रस्ताव यहाँ पारित होना चाहिए, किसमें, राज्यसभा में 2/3 से पारित होना चाहिए। अब राज्यसभा में पारित हो गया तो फिर ये कहाँ भेजा जाता है, ये लोकसभा में भेजा गया। लोकसभा में भी 1/4 सदस्य से पहले प्रस्ताव रखा जाएगा, 2/3 से वहां पारित हो गया। 2/3 से वहां पारित होने के बाद क्या है, भेज दिया दोनों में। अगर द्वितीय चरण का, दूसरा चरण का मतलब है यदि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से एक बार पारित हो गया तो फिर राष्ट्रपति को क्या हुआ, हटा माना जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति को यहाँ देखिए कि 14 दिन पूर्व सूचना दी, तो राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित होकर कह सकता है कि भाई मेरे को क्यों हटाया जा सकता है, अपना मतलब पक्ष रख सकता है, या राष्ट्रपति 14 दिन बाद अपने 14 दिन के अंदर अंदर किसी भी व्यक्ति को वो भेज सकता है कि भाई आप वहाँ जाके क्या करिए, मेरा पक्ष रखिए। और उसके बाद ये प्रक्रिया चलती है, और अन्यायिक इसके बाद राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता। इसलिए क्या कहते हैं, इसको अन्यायिक प्रक्रिया कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रपति ने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, प्रश्न आता है, क्या आता है, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको देता है, भारत के उपराष्ट्रपति को देता है, अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा। ये महाभियोग प्रक्रिया है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है। ये तो पटवारी वाले के अंदर आया था कि ये अर्ध न्यायिक है या न्यायिक प्रक्रिया, एक तो ये है, और ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका का ये आता है, या महाभियोग कौन से अनुच्छेद में इसमें आता है, या फिर ये प्रक्रिया में से पूछा जाता है। यह प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति जो है उसको कितने दिन पूर्व सूचित किया जाता है, महाभियोग से पहले बताया जाता है कि भाई आप पे महाभियोग, तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। ये इतने से शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ कितने शब्द याद रखने हैं आपको, अभी देखिए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा उदाहरण। अनुच्छेद 61 याद रखना है, क्या है उसमें, महाभियोग। एक तो ये शब्द याद हो जाएगा। दूसरा 14 दिन याद रखना है। 14 दिन क्या है, राष्ट्रपति को पूर्व में सूचना दी जाती है। कितने सदस्यों द्वारा, 1/4 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, पारित। 2/3 सदस्यों द्वारा, तो ये तो प्रस्ताव रखा जाता है। 1/4 से तो क्या है, प्रस्ताव। यहाँ क्या है, ये पारित होना चाहिए। क्लियर आपको, है ना। तो इतने से शब्द कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। क्या लिया गया, अमेरिका से महाभियोग लिया गया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है या न्यायिक प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये 4 शब्द मैंने आपको समझा दिए हैं, ये जो बोर्ड पे लिखे हैं यही दोस्तों प्रश्न है। अब आगे अपन बात करते हैं लास्ट अनुच्छेद। मैंने आपको पहले कहा राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद है 52 से लेकर 62 तक। कहाँ तक है, 52 से 62 तक। हम पढ़ रहे हैं 52 से 151 तक पढ़ना है, तो 52 से 62 तक भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर देखिए दोस्तों 62। अनुच्छेद नंबर 62 में किसका प्रयोग है, तो अनुच्छेद नंबर 62 में क्या लिखा हुआ है कि इमरजेंसी में मतलब आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति पद खाली होने पर, अब इमरजेंसी में मतलब आकस्मिकताओं में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसके लिए क्या प्रक्रिया, उस पद को किस प्रकार भरा जाएगा। खाली होने पर पद की प्रक्रिया,
उसको भरने की प्रक्रिया ना, पद को भरने की प्रक्रिया। तो यदि भारत का राष्ट्रपति किसी कारण से वो पद खाली हो जाए तो क्या होगा कि उसके पद के कैसे भरा जाएगा, तो उसके पद को संभालेगा भारत का उपराष्ट्रपति। दोस्तों उपराष्ट्रपति उस पद का क्या करता है, निर्वहन करता है। कि अगर भारत के राष्ट्रपति किसी कारण से बीमार हो जाए, काम करने में असमर्थ हो, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो क्या होता है, उसके पद का निर्वहन कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। होने पर पद का, आप इसको ये लिख सकते हो आकस्मिकताओं में, राष्ट्रपति पद खाली होने पर पद का निर्वहन भारत का कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा दोस्तों। ठीक है। हाँ, यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो, प्रश्न क्या जाए, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो यदि भारत का उपराष्ट्रपति भी ना हो, राष्ट्रपति भी नहीं हो, मतलब भारत के उस समय क्या नहीं हो कि राष्ट्रपति ना हो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या अब राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह पद को कौन संभालेगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, तो उस पद का, जब ये दोनों नहीं है तो उस पद का निर्वहन करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऐसा हुआ है एक बार, है ना, 1969 में था कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दोनों का पद खाली था, तो उस पद का निर्वहन किया भारत के मुख्य न्यायाधीश। और उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों जो थे वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। क्या थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश होने के तहत क्या किया गया है, एक पद का निर्वहन किया है, राष्ट्रपति के पद का। तो आज तक का ये रिकॉर्ड है और यही प्रश्न आता है कि भारत का ऐसा मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया हो, ये कार्यवाहक थे, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या थे, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया। ये भी बनते हैं तो कार्यवाहक बनते हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया था किसने, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या नाम है दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, जिन्होंने क्या किया है कि भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का ना। तो यह है आपके अनुच्छेद नंबर 62 में। दोस्तों हमने पढ़ लिया है अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के अनुच्छेद कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब जो बाकी रह गया है वो पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियां। दोस्तों बहुत ही बड़ा टॉपिक, राष्ट्रपति शक्तियां दो प्रकार की होती है, एक होती है एक होती है आपातकालीन और एक होती है दोस्तों शांतिकालीन। फिर आपातकालीन भी 3 प्रकार की होती है, आपने नाम सुना होगा अनुच्छेद 352, 356, 360। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल एक तो ये, और एक शांतिकालीन। तो शांतिकालीन अभी शांति में जो राष्ट्रपति अभी वर्तमान में शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वो शांतिकालीन शक्तियां हैं। तो इस प्रकार की शक्तियों का हम प्रयोग करेंगे और बताएंगे कि राष्ट्रपति किस किस प्रकार से उनका प्रयोग करता है। तो ये पूरा का पूरा आपको दिन कराया जाएगा। अभी तक आपके 62 तक के अनुच्छेद क्या हो गए दोस्तों, कंप्लीट हो गए। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो राष्ट्रपति की शक्तियां प्लस राष्ट्रपति के व्यक्तित्व है कि कौन कौन भारत के आज तक राष्ट्रपति बने, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राष्ट्रपति, है ना, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, और उन राष्ट्रपतियों की हम जीवनियों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, है ना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।